सभी को नमस्कार। आज हम हाजिर हैं क्लास नंबर 9 लेकर। और इस क्लास में आज हम हमारे बाल विकास की जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम शुरू से लेकर लास्ट तक जो पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने विकास के सामान्य अर्थ, अभिवृद्धि विकास में अंतर, प्रभावित करने वाले कारक, सिद्धांतों की चर्चा की है। उसी एवज में आज हम लास्ट जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है जी, आज हमारा बाल विकास का यूनिट इस प्रश्नोत्तरी के साथ में पूरा हो जाएगा और इसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट की ओर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, उस पहले तो बात करेंगे जो कुछ सिद्धांत हमारे बच्चे थे, सामाजिक और भाषा विकास सिद्धांत, यानी सामाजिक और भाषा विकास से संबंधित जो सिद्धांत है उनकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। और फिर हम विकास के जो विभिन्न आयाम हैं, उन आयामों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है वो हम दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। जो देखिएगा, आज का पहला हमारा जो प्रश्न है वो ये कहता है कि विकास का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 1 आज की क्लास का, और यूजुअल हमारा 133 नंबर जो प्रश्न है वो ये है, क्या जी विकास का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, कौन सा, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान के द्वारा किया गया था। क्या ये प्रतिपादन अल्बर्ट बांडुरा थे, क्या इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड थे, क्या इसके प्रतिपादक लॉरेंस कोलबर्ग थे, है ना, और क्या इसके प्रतिपादक जो है वो एरिक एरिक्सन थे। तो देखिए जी, इस मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में हम एक डेटा लेना चाहें तो ये प्रतिपादन हुआ था 1963 के अंदर। और पूछा जाए कि किस पुस्तक के अंदर इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, तो किताब का नाम था द चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के अंदर जो है ये प्रतिपादन हुआ। और पूछा जाए कि इसके प्रतिपादक कौन थे, किस विद्वान ने इसका प्रतिपादक किया, तो उनका नाम था दोस्तों एरिक एरिक्सन। ये तीन तथ्य आज हम पहले प्रश्न के साथ याद रखेंगे कि विकास का जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन 1963 के अंदर हुआ। किस पुस्तक के अंदर हुआ, तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में हुआ। और इसके प्रतिपादक कौन थे, तो प्रतिपादक थे दोस्तों एरिक एरिक्सन। तो हमारा सही आज का पहला और हमारी सीरीज के 133वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था विद्वान एरिक एरिक्सन ने। कोलबर्ग ने हमने पिछली क्लास में पढ़ा, नैतिक विकास सिद्धांत दिया, इन्होंने प्रतिपादन किया नैतिक विकास सिद्धांत का। सिगमंड फ्रायड ने प्रतिपादित किया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया सिगमंड फ्रायड ने। और अल्बर्ट बांडुरा का आता है दोस्तों सामाजिक अधिगम विकास सिद्धांत, सामाजिक अधिगम विकास सिद्धांत। तो आप इस प्रश्न को, इसके साथ 5-4 बातें जोड़कर आप इस प्रश्न को जो है वो याद रख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो आंसर आएगा अल्बर्ट बांडुरा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 134 की तरफ। और यह प्रश्न कहता है कि एरिक्सन के विकास सिद्धांत में अवस्थाएं थी, यानी जो अभी हमने देखा कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो एरिक एरिक्सन ने बताया, उस सिद्धांत के अंदर कितनी अवस्थाएं थी। तो देखिएगा, क्या उसमें इन्होंने मानव विकास की 6 अवस्थाएं बताई, क्या इन्होंने 8 बताई, क्या इन्होंने 7 बताई, और क्या इन्होंने मानव विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन जो है वो किया है। तो याद रखिएगा, एरिक एरिक्सन ने मानव विकास की कुल 8 अवस्थाएं बताई थी। मानव विकास की इन्होंने बताई दोस्तों 8 अवस्था। कितनी अवस्थाएं बताई थी, 8 अवस्थाएं बताई। और यदि पूछा जाए कि ये अवस्था प्रारंभ और इनका अंत कहां से होता है, तो इनके अनुसार पहली अवस्था प्रारंभ होगी जन्म से, और अंतिम यानी 8वीं अवस्था जो है वो चलेगी दोस्तों मृत्यु तक। कहां तक चलेगी जी, मृत्यु तक चलेगी। यानी जो 8 अवस्थाएं हैं,
ये जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक जो है वो चलती है। इसलिए कई बार इस सिद्धांत का एक उपनाम भी आता है, या हम अन्य नाम कह सकते हैं इस सिद्धांत का। वो आता है जी जीवन अवधि विकास सिद्धांत। जीवन अवधि विकास सिद्धांत। जीवन अवधि विकास सिद्धांत, ये इस सिद्धांत का एक अन्य नाम भी दोस्तों आता है। और इन्होंने कुल कितनी अवस्थाएं बताई, तो याद रखिए इन्होंने 8 अवस्थाओं का वर्णन जो है वो अपने सिद्धांत के अंदर किया था। एक दो बातें और याद रख सकते हैं आप। ये जो 8 अवस्थाएं थी, ये 8 अवस्थाएं दोस्तों द्विध्रुवीय थी। कैसी थी? द्विध्रुवीय अवस्थाएं थी। द्विध्रुवीय का मतलब होता है कि ये जो अवस्थाएं हैं, द्विध्रुवीय का मतलब एक अवस्था में दो चीजें होगी। जैसे मान लो एक अवस्था इन्होंने कही कि विश्वास वर्सेस अविश्वास की अवस्था, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। द्विध्रुवीय का मतलब 8 की 8 अवस्थाओं में इन्होंने एक साथ में दो अवस्थाएं दी कि विश्वास और अविश्वास, यानी एक सिरा इनका सकारात्मक होगा और एक सिरा होगा दोस्तों नकारात्मक। और इनका आगे भी कुछ मानना था। आप एक दो बातें यहाँ सुन लीजिएगा कि जब बच्चा इस अवस्था से निकल रहा होगा तो इन सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बीच में बच्चा झुंझेगा। कभी तो उसको विश्वास की प्राप्ति होगी, सपोज करो, और कभी उसे यानी अविश्वास की प्राप्ति होगी। यानी कभी बच्चे का सकारात्मक विकास होगा तो कभी विकास होगा बच्चे का नकारात्मक, है ना। इसलिए बच्चा कभी सकारात्मक पक्ष के ऊपर ज्यादा जोर देगा तो कभी नकारात्मक के ऊपर देगा। तो ये जो स्थिति होगी सकारात्मक और नकारात्मक, तो इस स्थिति को एरिक्सन ने नाम दिया कि हर अवस्था के अंदर बच्चे के सामने एक सामाजिक संकट आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि क्राइसिस आएगा, सोशल क्राइसिस आएगा। और जब वो बच्चा इस सामाजिक संकट का निवारण कर लेगा, इस सामाजिक संकट का समाधान कर लेगा, तो उस बच्चे में विकसित होगा दोस्तों एक मनोसामाजिक गुण। विकसित होगा मनोसामाजिक गुण का होगा विकास। और ये गुण जो है वह उस बच्चे के ताउम्र के विकास को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। ये बात इन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंदर मूल रूप से कही। तो फिर से सुन लीजिएगा। इन्होंने मानव विकास की 8 अवस्थाएं बताई जो जन्म से लेकर मृत्यु तक थी। इसलिए इस सिद्धांत का एक अन्य नाम आता है जीवन अवधि विकास सिद्धांत। और ये जो अवस्थाएं हैं दोस्तों, ये अवस्थाएं द्विध्रुवीय है। इनका एक सिरा सकारात्मक होगा तो एक सिरा होगा दोस्तों नकारात्मक। और जब बच्चे का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का विकास हो रहा होगा तो बच्चे के सामने हर अवस्था में एक सामाजिक संकट आएगा। और जब बच्चा उस सामाजिक संकट का निवारण कर लेगा तो उसमें विकसित होगा एक मनोसामाजिक गुण। और यह गुण उस बच्चे के विकास को ताउम्र जो है वो प्रभावित करेगा। तो इसका सही उत्तर हो गया कि एरिक्सन के विकास सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तो दोस्तों याद रखिए अवस्थाएं थी जी 8। आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने मानव विकास को 8 अवस्थाओं के अंदर जो है वो विभाजित किया है? तो आपको उत्तर देना है एरिक्सन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर कि कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी? अभी हम देख कर आए हैं कि कौन सा आयु वर्ग था। आयु वर्ग था दोस्तों जन्म से लेकर मृत्यु तक, है ना। पहली अवस्था चलेगी जन्म से और अंतिम अवस्था चलेगी दोस्तों मृत्यु तक। तो अच्छा प्रश्न है। जो पिछले प्रश्न में हमने एक्सप्लेनेशन ली उसी पर आधारित ये प्रश्न है कि कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रतिपादित की थी? तो आंसर दीजिएगा जन्म से मृत्यु तक। ये हमारा प्रश्न नंबर 135। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए जी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कौन सुमेलित सुमेलित है, या सुमेलित कीजिएगा। सीधा यदि हम लें सुमेलित कीजिए कि विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, है ना, सवायता बनाम संदेह, है ना, इंडिपेंडेंस वर्सेस हम कह सकते हैं सस्पेंस या सेम की स्टेज, पहल बनाम दोष यानी इनिशिएटिव वर्सेस दोष को जो है ना, सेम जो है वो भी आ सकता है। और परिश्रम बनाम हीनता यानी परिश्रम बनाम हीनता को इंडस्ट्री बनाम, है ना, इन्फेरियरिटी जो है वो हम कह सकते हैं। तो देखिए ये जो अवस्थाएं हैं विश्वास बनाम अविश्वास, सवायता बनाम संदेह,
पहल बनाम दोष और परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। हमें जो है इनका बताना है दोस्तों समय पीरियड कि कौन सी अवस्था जो है वो किस समय तक जो है वो चलती है ना। तो देखिए ये एरिक्सन ने जो अवस्थाएं बताई थी ना, शुरुआती 4 अवस्थाओं का सीक्वेंस यही था। यदि आप याद भी रखना चाहें तो जो प्रथम अवस्था थी वो थी विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरी थी संदेह बनाम स्वायत्ता बनाम संदेह, तीसरी थी पहल बनाम दोष यानी इनिशिएटिव बनाम गिल्ट कहेंगे, सॉरी इसको गिल्ट हो गया, और परिश्रम बनाम हिंता की अवस्था। ये शुरुआती 4 अवस्थाएं थी, है ना। अब देखिए विश्वास बनाम अविश्वास ये पहली अवस्था थी और इसका समय पीरियड इन्होंने माना जन्म से 1 वर्ष तक। दूसरी आई सवायता बनाम संदेह की अवस्था, तो ये चलेगी दोस्तों 1 से 2 वर्ष तक। तीसरी है जी पहल बनाम दोष की अवस्था, ये चलेगी 3 से 5 वर्ष तक। और परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था चलेगी 6 से 12 वर्ष तक। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, पहले का बी, तो ये रहे जी 2 बी, ये भी बी है और ये भी बी है। और दूसरे का है जी ए, तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तीसरे का आ गया जी डी यानी ये वाला। तो हमारा सही जो कूट बनेगा वो बनेगा दोस्तों ये वाला, है ना। तो देखिए हमने जैसा पहले प्रश्न में देखा, हर अवस्था के अंदर 2 अवस्थाएं हैं, एक सकारात्मक है और एक आपकी है जी नकारात्मक। कि हर अवस्था में बच्चे के सामने सोशल क्राइसिस आएगा और सोशल क्राइसिस का जब बच्चा समाधान कर लेगा, उसको सोल्व कर लेगा, तो बच्चे में एक मनोसामाजिक गुण का दोस्तों विकास होगा। और यदि आप कुछ और याद रखना चाहें तो आप याद रख लीजिएगा कि ये जो पहली अवस्था है ये वाली, इसमें जो मनोसामाजिक गुण विकसित होता है वो विकसित होता है दोस्तों आशा का। किसका होगा जी, आशा का होगा। इसके अंदर जो मनोसामाजिक गुण आता है वो आता है इच्छा शक्ति का। तीसरी जो अवस्था है पहल बनाम दोष, इसमें आएगा उद्देश्य परक, उद्देश्य परक। और परिश्रम बनाम हीनता के अंदर आएगा जी कॉम्पिटेंस यानी सामर्थ्यता। ये इन चारों अवस्थाओं के मनोसामाजिक गुण है ना। कि इस अवस्था में जो भी गुण विकसित होंगे, पहली अवस्था में आशा विकसित होगा, होप जिसे हम कहते हैं, दूसरे में विल पावर होगी, तीसरे में पर्पस होगा और चौथे में होगा जी कॉम्पिटेंस, है ना। तो ये शुरुआती 4 अवस्थाएं, चारों का समय पीरियड और चारों के अंदर विकसित होने वाले मनोसामाजिक गुण। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 136। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी प्रश्न नंबर 137वां, ये कहता है कि विकास की, इन्होंने कहा कि विकास की किस अवस्था में एक नई अवस्था का नाम आया है पहचान बनाम भूमिका द्वंद, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कॉन्फ्लिक्ट की विशेषता कौन सी, की विशेषता कौन सी अवस्था में घटित होती है, या हम यूं कहें क्या जी किस अवस्था में घटित होती है, किस अवस्था में घटित होती है। तो देखिए 4 अवस्थाएं हमने पिछले प्रश्न में देखी थी कि पहली अवस्था जो आपकी है वो आपकी विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है, जो चलेगी कब, 0 से या जन्म से 1 या 1.5 वर्ष तक। दूसरी अवस्था चल रही थी 1 या 1.5 से लेकर 2 वर्ष तक, तीसरी अवस्था 3 से 5 और चौथी अवस्था 6 से 12। अब ये जो अवस्था है पहचान बनाम भूमिका द्वंद, ये चलेगी दोस्तों 12 से लेकर 18 वर्ष तक। ये चलेगी कब तक जी, 12 से लेके 18 वर्ष तक ये अवस्था चलेगी। इसलिए 12 से 18 वर्ष का जो काल होता है वो होगा दोस्तों किशोरावस्था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि हमारे सिलेबस में बाल विकास है। तो हमें जो ये 8 अवस्थाएं रिक्शन ने बताई, इनमें शुरुआती 5 अवस्थाएं जो है वो बहुत बढ़िया से याद रखनी है, क्योंकि 5 अवस्थाओं तक बाल विकास जो है वो हमारा दोस्तों पूर्ण हो जाता है। उसके बाद की जो 3 अवस्थाएं हैं जो 19 के बाद चलेगी, उनका संबंध बाल विकास के साथ में सीधा नहीं है। लेकिन चूंकि 8 अवस्थाएं बताई है, इसलिए हम इस सिद्धांत में 8 अवस्थाएं जो है वो पढ़ते हैं। लेकिन 5 अवस्थाएं, उनका नाम, उनका समय पीरियड और इवन उनमें विकसित होने वाले मनोसामाजिक गुण जो है वो हमें याद रखने हैं। तो पहली अवस्था जैसे विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था थी। दूसरी अवस्था हमारी जो थी वो थी दोस्तों सवायता बनाम लज्जा व शक की अवस्था। तीसरी अवस्था आपकी थी पहल बनाम दोष की अवस्था। चौथी अवस्था की हमने चर्चा करी, है ना, परिश्रम बनाम हिंता की अवस्था।
और पांचवी अवस्था आई जी पहचान बनाम भूमिका द्वंद की अवस्था, और ये अवस्था संबंधित है किशोरा अवस्था से। और कभी इस अवस्था का गुण पूछ लिया जाए तो वो होगा जी कर्तव्य प्रायणता। कौन सा होगा जी? कर्तव्य प्रायणता किशोरा अवस्था या पहचान बनाम भूमिका द्वंद की अवस्था में विकसित होने वाला मनोसामाजिक गुण है। और यहाँ एक जानकारी और बता दूं, पहचान बनाम भूमिका द्वंद वाली ये जो अवस्था है इसको एरिक्सन ने महत्वपूर्ण माना था, इसलिए इस सिद्धांत का भी कई नाम आता है पहचान का संकट सिद्धांत। इस सिद्धांत को, जिसका नाम हमने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत लिया, जिसका नाम हम जीवन अवधि विकास सिद्धांत लिया, उसी सिद्धांत को एक अन्य नाम से और भी जाना जाता है, और वो नाम होगा दोस्तों पहचान का संकट सिद्धांत। कभी पूछ लिया जाए पहचान का संकट सिद्धांत किसने दिया, तो भी आपका आंसर होगा कि एरिक एरिक्सन ने पहचान के संकट सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन जो है वो किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला प्रश्न देखिए कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है। यदि पिछले प्रश्नों को ध्यान से सुना हो तो आप इसका आंसर बहुत इजीली निकाल लेंगे। क्या कहा जी कि किस अवस्था में बालक पहल करता है, तो ये अवस्था आपकी आएगी जी कौन सी? पहल बनाम दोष की अवस्था, है ना। करता है, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो गैप भावनाओं की ओर जो है वो लेकर जाती है। ये हमें दोस्तों बताना है ना, कि जो पहल बनाम दोष की जो अवस्था है, ये अवस्था कौन से समय पीरियड के अंदर जो है वो चलती है। इसलिए हमें चारों समय पीरियड जो है ये याद होने चाहिए। अभी हमने देखा कि किशोरा अवस्था होती है जी पहचान बनाम भूमिका द्वंद की, ये अवस्था होगी पहचान बनाम भूमिका द्वंद की अवस्था, है ना। 6 से 12 के अंदर आपकी जो अवस्था चलेगी वो चलेगी परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, है ना। 18 से 3 वर्ष तक यहां चलती है जी स्वायत्ता वर्सेस लज्जा व शक की अवस्था, अवस्था नंबर 2। और 3 से 5 के अंदर आपकी आएगी कौन सी? पहल वर्सेस दोष की अवस्था, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का जो सेंस है वो आएगा, है ना। तो अब हमें उत्तर देना है कि पहल वाली अवस्था का समय पीरियड क्या है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये वाला कि 3 से 5 वर्ष तक जो अवस्था चलेगी अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, वो अवस्था आपकी कौन सी चलेगी? वो चलेगी पहल बनाम दोष की अवस्था। और इस प्रश्न के साथ मैंने बाकी जो 3 ऑप्शंस है इनकी अवस्थाओं का समय पीरियड भी आपको बताया है। तो आप जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं वहां थोड़ा किताब को पास रखकर इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करिएगा, आपको बिल्कुल समझ आएगा कि एरिक एरिक्सन महोदय का ये जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है ये आखिर कहना क्या चाहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। क्या कहता है देखिए प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है 139। और ये प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों कि एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत 8 चरणों के अंदर गठित होता है ना। आज का दूसरा प्रश्न भी हमने यही लिया था कि एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। एक कक्षा 3 का छात्र, कक्षा 3 का छात्र है, 9 साल के आसपास है, तो विकास के किस चरण में चल रहा होगा। तो हमें सीधा सा निकालना है कि 9 साल के समय, यानी जब एक बच्चा 9 साल का है तब एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था चल रही है। अभी हमने देखा कि दोष बनाम जो पहल बनाम दोष की अवस्था है ये चलेगी दोस्तों 3 से 5 वर्ष तक। परिश्रम बनाम हीनता को हम छोड़ते हैं, ये चलेगी जनरली 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। और घनिष्ठता बनाम अलगाव वाली जो है ये मोस्टली 19 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के अराउंड जो है ये चलती है। और 4 अवस्थाएं हम पहले पढ़ चुके थे, ये जी मनोसामाजिक विकास की छठी अवस्था होती है। 5 पढ़ चुके थे हम मनोसामाजिक विकास की, ये है जी 6वीं अवस्था। कौन सी अवस्था है जी? छठी अवस्था है। तो अब बचा जी हमारे पास में परिश्रम बनाम हीनता।
तो इस अवस्था के अंदर ये छात्र जो है ये चल रहा है, क्योंकि परिश्रम बनाम हीनता सीधा भी पूछ लिया जाए तो ये अवस्था है दोस्तों बाल्य अवस्था से संबंधित। किससे संबंधित है जी? जब एक बच्चा बाल्य अवस्था में चल रहा है, 7 से 12 में चल रहा है, उस वक्त उसकी जो अवस्था चलती है उसे हम कहते हैं परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। देखिए मैंने समय पीरियड आपको यूं ही नहीं बताया, आप ये देख रहे हैं कि कई ऐसे प्रश्न हैं जो समय पीरियड के आधार पर जो है ना उनके क्वेश्चन हम लोगों से दोस्तों पूछे जाते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा कि जो शुरुआती 5 अवस्थाएं हैं, यानी विश्वास बनाम अविश्वास से लेकर पहचान बनाम भूमिका द्वंद तक की जो 5 अवस्थाएं हैं, जो शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर किशोरा अवस्था तक चल रही है, इनका समय पीरियड, इनका नाम, इनका सीक्वेंस और इनमें विकसित होने वाला मनोसामाजिक गुण जो है वो दोस्तों हमें पता होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की ओर। क्या कहता है देखिए 140 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिएगा। तो पहले तो हमें ये पता लगाना है कि ये पारिस्थितिकी परक सिद्धांत जो है ये सिद्धांत दोस्तों दिया किसने? कौन सा सिद्धांत जी? पारिस्थितिकी परक सिद्धांत। तो देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादक किया था रूस के एक विद्वान जिनका नाम था यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर। नाम था यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर। तो पहला तथ्य बिल्कुल ठीक है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया था दोस्तों यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर ने। दूसरा देखिए इन्होंने मानव विकास को 5 मंडलों में विभाजित किया। ये बात भी बिल्कुल सही है ना? हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि एरिक्सन ने मानव विकास को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया था, जबकि यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर ने मानव विकास के 5 घटक बताए हैं। ये बात भी ठीक है। इन्होंने कहा कि पहला घटक जो है वो होता है जी सूक्ष्म घटक कह लो या सूक्ष्म मंडल कह लो, है ना? दूसरा इन्होंने बताया इसे हम लघु मंडल जो है वो भी कह सकते हैं, है ना? पहला मंडल जो है उसको इन्होंने नाम दिया जी सूक्ष्म मंडल। दूसरे मंडल को इन्होंने नाम दिया मध्य मंडल यानी मेसो सिस्टम। पहला माइक्रो, दूसरा मेसो। तीसरे को इन्होंने नाम दिया बाह्य यानी एक्सो सिस्टम। चौथे को इन्होंने नाम दिया वरहद, है ना, जिसे हमने कहा मैक्रो वरहद मंडल। और जो 5वां मंडल इन्होंने बताया इसको इन्होंने नाम दिया घटक मंडल। ये 5 मंडल बताए थे, है ना? ये था जिनका घटक मंडल। तो इन्होंने कहा कि मानव एक बालक का विकास जो है वो इन 5 मंडलों के अंदर से होकर जो है वो निकलता है। तो देखिए जो पारिस्थितिकी परक सिद्धांत है इस सिद्धांत का प्रतिपादन यूरी ब्रॉन फेनबर्नर ने किया। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन्होंने मानव विकास को 5 मंडलों में विभाजित किया था, जिनके अंदर पहला माइक्रो सिस्टम था, दूसरा आपका मेसो सिस्टम था, तीसरा एक्सो था, चौथा मैक्रो था और 5वां क्रोमो सिस्टम के अंदर इन्होंने मानव विकास को विभाजित किया था। तो याद रखिए, है ना, कि पारिस्थितिकी परक सिद्धांत का प्रतिपादक जो है ये यूरी ब्रॉन फेनबर्नर ने किया और इन्होंने मानव विकास को 5 अवस्थाओं के अंदर विभाजित किया था। तो ऊपर वाले दोनों कथन जो है वो दोस्तों है जी सही, है ना? असत्य कथन की पहचान कीजिए तो ये दोनों कथन सही है, कोई भी कथन जो है इनमें से असत्य नहीं है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमें ये कहता है कि असुमेलित की पहचान कीजिएगा, है ना? अब जो ये 5 मंडल अभी हम आप लोगों को बताए वो 5 मंडल देखिए इन्होंने कहा कि मैक्रो या लघु मंडल में कौन कौन से घटक आते हैं, मध्य मंडल में कौन से घटक आते हैं, बाह्य मंडल में कौन से घटक आएंगे, वरद मंडल के अंदर कौन से घटक आएंगे और घटक मंडल में कौन से घटक आएंगे। इनमें से असुमेलित कौन सा है ये हमें निकालना है। तो उत्तर नंबर पहला कह रहा है कि लघु मंडल में बालक स्वयं होता है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें बालक हो सकता है, बालक के माता पिता भी पूछा जाए तो वो भी इसी मंडल का हिस्सा होते हैं, है ना? बालक का जो विद्यालय है, बालक का विद्यालय जो है वो भी इसी में ही आता है। बालक के जो मित्र हैं, है ना, बालक की मित्र मंडली भी इसी के अंदर आएगी। और हम बालक के जो पड़ोसी कह लो वो भी सारे के सारे जो है वो आपके आते हैं दोस्तों लघु मंडल में। तो पहले ऑप्शन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में कहा कि मध्य मंडल में आपसी संबंध आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है
कि लघु मंडल के जो सदस्य हैं इनके आपस में संबंध कैसे हैं, चाहे वो माता पिता के आपसी संबंध हो, माता पिता के अपने बच्चों के साथ संबंध हो, माता पिता के बच्चे के मित्रों के साथ में संबंध हो, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपसी संबंध यदि शब्द आता है और आपसे पूछे कि आपसी संबंध किस मंडल का हिस्सा है, तो आप कहेंगे जी मध्य मंडल का। तीसरे में आया देखिए बाह्य मंडल, जन संचार के माध्यम, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बाह्य मंडल के अंदर जो है वो जन संचार के माध्यम नहीं आते हैं, हमें असुमेलित छांटना है, ये असुमेलित हुआ। तो प्रश्न आया कि फिर इसमें आएगा क्या, देखिए इसमें एक तो आएगा कार्यस्थल, यानी माता पिता का कार्यस्थल जो है वो इस मंडल का हिस्सा है। या दूसरा, जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो मंदिर है, चाहे गिरजाघर है, चाहे वो अस्पताल है, चाहे पुलिस स्टेशन है, चाहे सामुदायिक सेवा केंद्र है, ये सारे ऑप्शन होंगे जी कौन से मंडल में, बाह्य मंडल के अंदर। और आप इस मंडल का एक यदि और अच्छा प्रश्न याद रखना चाहें बाह्य मंडल का, तो यदि कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कहीं इन पांचों मंडल या घटक में से ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें स्वयं बालक नहीं होता, स्वयं बालक नहीं होता है, ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें बालक स्वयं नहीं होगा, तो आपको आंसर देना है जी बाह्य मंडल। क्योंकि कार्यस्थल पर बच्चे के माता पिता जाएंगे और जो संस्थाएं एजेंसियां हैं तो जरूरी नहीं है कि बच्चा इनके अंदर काम करे या प्रत्यक्ष रूप से इनके साथ में जुड़ा हुआ रहे। तो आप एक बार सीधा प्रश्न याद रख सकते हैं कि बालक स्वयं किस मंडल का हिस्सा नहीं है, तो बालक स्वयं बाह्य मंडल का हिस्सा नहीं है। बाकी वृद्ध मंडल के अंदर सामाजिक व सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपराएं, नैतिक मूल्य इत्यादि आएंगे। और इसी में ही आता है आपका क्या जी, जन संचार के माध्यम, जो मास मीडिया आता है वो आपका आएगा जी किसके अंदर, वो आएगा वृहद मंडल के अंदर। और घटक मंडल के अंदर माता पिता का तलाक, आर्थिक आघात, कोरोना इत्यादि जो है ये आपका घटक मंडल का हिस्सा रहता है। यानी हम यूं कह सकते हैं एक शब्द के अंदर, ऐतिहासिक व सामाजिक घटनाएं, ऐतिहासिक व जो सामाजिक घटनाएं होती है, जो घटनाएं पूरे समाज या पूरे देश को प्रभावित करती है, ऐसी घटनाओं का संबंध पांचवें घटक के साथ जो है वो रहता है। तो पहले घटक में बालक, माता पिता, परिवार के सदस्य या विद्यालय है, इसके अध्यापक हो गए, मित्र मंडली हो गई, ये सारा पहले मंडल का हिस्सा है ना। बच्चे के आपसी संबंध जो है, यानी हम यूं गए कि लघु मंडल के जो कारक हैं इनके आपसी संबंध आएंगे जी मध्य मंडल के अंदर। बाह्य मंडल के अंदर बालक स्वयं नहीं होता है ना। इसमें आते हैं जी बालक के माता पिता का कार्यस्थल या उस समाज या उस जगह सिचुएटेड जो संस्थाएं हैं वो आ जाएगी। वृहद मंडल के अंदर सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर आता है, जनसंचार के माध्यम आते हैं। और घटक मंडल में आता है जी ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाएं। ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाएं जैसे माता पिता का तलाक होना, आर्थिक आघात लगना, अभी कोरोना आया था तो कोरोना भी इसी मंडल का क्या है जी दोस्तों, हिस्सा है। यानी ये होगा घटक मंडल का हिस्सा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 141। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मनोभाषिक सिद्धांत के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिएगा। पहले तो हमें यह जानना है कि ये जो मनोभाषिक विकास सिद्धांत है, ये सिद्धांत आखिर दिया किसने। तो देखिए इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया जी चॉम्स्की ने, नॉम चॉम्स्की ने इसका 1957 के अंदर इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया था। और ये सिद्धांत जो है ये भाषा विकास से संबंधित सिद्धांत है, भाषा विकास से संबंधित सिद्धांत है। आपसे कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि चॉम्स्की ने विकास के संबंध में कौन सा आयाम दिया, किस आयाम पर काम किया, तो भाषा विकास बताएंगे। चॉम्स्की का सिद्धांत किस पक्ष से संबंधित है, तो भाषा विकास से। या भाषा विकास पर काम करने वाले सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक या लिंग्विस्टिक का नाम बताइएगा, भाषाविद का नाम बताइएगा, तो आपको नाम बताना है नोम चॉम्स्की का। जब भी भाषा की बात आएगी आप सबसे पहले जो जवाब देंगे दोस्तों वो देंगे चॉम्स्की को। तो इन्होंने कहा कि मनोभाषिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। इस यानी इस सिद्धांत के बारे में
हमें असत्य कथन की पहचान करनी है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन चोम्स्की ने किया। बिल्कुल सही तथ्य है, बिल्कुल सही तथ्य है। दूसरे पर आते हैं, देखिए, इनके अनुसार बालक में भाषा विकास की जन्मजात योग्यता होती है। चोम्स्की का मानना था कि बालक में भाषा विकास की क्या होती है जी, जन्मजात क्षमता होती है। वैसे यदि आपको पता हो या देखना हो, देखिए, भाषा जो होती है ना, ये अपने आप में अर्जित होती है। भाषा हम जन्म के बाद सीखना जो है वो प्रारंभ करते हैं। सामान्य तथ्य है ये कि भाषा अर्जित होती है। लेकिन यदि कभी नाम आता है चोम्स्की का, किसका नाम आता है जी, चोम्स्की के अनुसार भाषा जो है वो होती है दोस्तों जन्मजात। वो क्या होती है जी, इनके अनुसार भाषा जो है वो होती है दोस्तों जन्मजात। इनका मानना था कि भाषा होती है जी जन्मजात, कि हमें बच्चे को कोई ज्यादा स्ट्रक्चर वगैरह सिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्या जी, क्यों नहीं है? तो इन्होंने कहा कि जब बच्चा इस दुनिया के अंदर आता है, जब बच्चा दुनिया के अंदर आएगा, बच्चे के अंदर भाषा को सीखने की जन्मजात योग्यता होगी, है ना। और इस योग्यता को, इस प्रवृत्ति के लिए इन्होंने कहा कि हमारे शरीर में एक चिप लगी होती है ना, एक डिवाइस होगा जिसको इन्होंने नाम दिया LAD, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन यंत्र। कि हमारे अंदर जो है हर किसी प्रकार की भाषा को सीखने और उसकी ग्रामर को समझने का एक यंत्र होता है, जिसे हम बोलते हैं भाषा अर्जन यंत्र, ये होता है। और इस यंत्र की सहायता से जो भी भाषा हमारे सामने बोली जाएगी, हम उस भाषा की जो ग्रामर है उसको दोस्तों स्वतः ही क्या कर लेंगे जी, ग्रहण कर लेंगे। इसलिए इस सिद्धांत का कई बार नाम आता है ग्रामर जनरेटिव थ्योरी, ये भी सिद्धांत का नाम है। क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार जो भाषा हमारे सामने बोली जाएगी, हम इस डिवाइस के माध्यम से, जिसको लेड कहा, भाषा अर्जन यंत्र का, इसकी सहायता से अपने आप उस भाषा की जो ग्रामर है उसको अपने आप कन्वर्ट करके हम क्या कर लेंगे जी, सीख जाएंगे। इसके लिए हमें ग्रामर सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए इस सिद्धांत का एक अन्य नाम आता है जी ग्रामर जनरेटिव थ्योरी। अब देखें, कई बार यदि कभी आपसे प्रश्न आया कि चोम्स्की के अनुसार जो एक बालक में भाषा सीखने की जन्मजात जो क्षमता होती है, जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो आंसर देना, उसे इन्होंने नाम दिया था लेड। क्या नाम दिया था जी, लेड नाम जो है वो दिया था। तो इन्होंने तीन तथ्य हमने पढ़े, ये तीनों चीजें ठीक है। चौथे पर आते हैं, इन्होंने भाषा विकास के 3 नियम बताए, तो ये दोस्तों गलत है। ये हमारा आंसर होगा जो है सत्य कथन है। इन्होंने भाषा विकास के 3 नहीं बल्कि 2 नियम बताए थे। इन्होंने भाषा विकास के 2 नियम बताए। एक तो इन्होंने बताया सतही संरचना का नियम। इन्होंने एक जो नियम का नाम दिया वो दिया सतही संरचना का नियम, और दूसरा इन्होंने दिया गहरी संरचना का नियम, है ना। तो इन्होंने नियम बताए थे जी 2। ये हमने एक प्रश्न के माध्यम से पूरे मनोभाषिक विकास सिद्धांत का विश्लेषण किया है। फिर से थोड़ा सुन लीजिएगा। भाषा विकास से संबंधित एक मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो अमेरिकी लिंग्विस्टिक चोम्स्की के द्वारा किया गया। इनके अनुसार भाषा जो है वो एक बच्चे की जन्मजात योग्यता होती है ना। और जो योग्यता बच्चे के अंदर बाय बर्थ आती है, जो जन्मजात प्रवृत्ति है, या LAD, कि हमारे अंदर एक डिवाइस लगा होगा, और इस डिवाइस की सहायता से जो भी भाषा हमारे सामने बोली जाएगी, उस भाषा की ग्रामर हम स्वतः ही जो है वो ग्रहण करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए इस सिद्धांत को हम बोलते हैं जी ग्रामर जनरेटिव थ्योरी, है ना। और इन्होंने इस सिद्धांत में भाषा विकास के 3 नियम ना बताकर दोस्तों 2 नियम बताए थे। एक का नाम बताया सतही संरचना का नियम, और एक का नाम दिया जी इन्होंने गहरी संरचना का नियम। ये था आपका मनोभाषिक विकास सिद्धांत, और इसके साथ साथ जुड़ी हुई कुछ तथ्य या कुछ बातें जो है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, है ना। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको थोड़ा याद रखना है। क्या कह रहा है कि विकास के विभिन्न पक्षों का सही क्रम बताइएगा। क्योंकि देखिए, हमने शुरुआत में बात की थी कि जब एक बालक का विकास होगा तो उसका शारीरिक पक्ष भी बढ़ेगा, उसका मानसिक पक्ष भी विकसित होगा, सामाजिक पक्ष विकसित होगा, संवेगात्मक पक्ष बढ़ेगा, और उन्हीं के आधार पर नैतिक या भाषाई विकास भी साथ साथ में चलेगा। तो अब हमें बताना है कि इन पक्षों का सही क्रम क्या होता है।
कि सबसे पहले कौन सा पक्ष, उसके बाद कौन सा, फिर कौन सा और उसके बाद में कौन सा। तो देखिए जी, सबसे पहले जो पक्ष आता है दोस्तों, वो आता है जी शारीरिक पक्ष। क्योंकि माँ के गर्भ में जिस पक्ष का विकास सबसे पहले प्रारंभ होता है, वो पक्ष प्रारंभ होगा दोस्तों कौन सा, शारीरिक पक्ष। और एक सामान्य सी कोटेशन है कि शारीरिक पक्ष के साथ में आपका संज्ञानात्मक पक्ष, जिसको आप मानसिक पक्ष भी कह सकते हो, वो जुड़ा रहता है। तो सबसे पहले शारीरिक पक्ष, उसके बाद मानसिक या संज्ञानात्मक पक्ष आएगा। उसके बाद सामान्यतः हम संवेगात्मक पक्ष और सामाजिक पक्ष को लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इन दोनों का सीक्वेंस कई बार बदला जा सकता है। सामाजिक पक्ष पहले आ सकता है और संवेगात्मक पक्ष जो है वो बाद में आ सकता है। लेकिन इन दोनों पक्षों का सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होगा। सबसे पहले शारीरिक विकास ही आएगा, उसके बाद संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, फिर संवेगात्मक विकास और उसके बाद में आएगा जी सामाजिक विकास या सामाजिक पक्ष। दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत हुआ कि शुरुआत कभी भी संज्ञानात्मक पक्ष के साथ में नहीं होगी। तीसरा भी इसलिए गलत हुआ कि उसमें पहले आ गया जी संज्ञानात्मक पक्ष। चौथे में शारीरिक पक्ष तो ठीक है, लेकिन 2 नंबर पर संवेगात्मक पक्ष जो है वो नहीं आएगा। तो यदि पूछा जाए कि विकास के जो विभिन्न आयाम हैं, विकास के जो विभिन्न पक्ष है दोस्तों, इन पक्षों का सही क्रम क्या रहने वाला है, तो आप बताएंगे शारीरिक पक्ष, उसके बाद सामाजिक संज्ञानात्मक या मानसिक पक्ष, या बताएंगे जी संवेगात्मक पक्ष, और या बताएंगे दोस्तों सामाजिक पक्ष। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो अभी हमने चर्चा की कि मानव विकास का जो पहला पक्ष है, जहां से विकास प्रारंभ होता है, वो विकास का पक्ष है दोस्तों तो शारीरिक पक्ष या शारीरिक विकास। तो इसने प्रश्न किया है कि जब एक बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, क्या हो रहा है जी, शारीरिक विकास हो रहा है, तो कौन सा क्षेत्र उसे संबंधित है। तो आप सामान्य सा याद रखिए, शरीर से संबंधित जो भी चीज है, चाहे वो बाहर का हिस्सा है चाहे आंतरिक है, चाहे हमारे अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तंत्रिका तंत्र है, स्नायु मंडल है ना, हमारा मस्तिष्क है, और चाहे बाहरी हिस्सा है, हमारी लंबाई चौड़ाई भार, है ना, बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, ये सारी चीजें आपकी ग्रोथ या शारीरिक पक्ष जो है उसको रेफर करेगी। यानी शरीर और शरीर से जुड़ा हुआ हर अंग, भले ही वो आंतरिक है और भले ही वो दोस्तों बाह्य है, भले ही वो आंतरिक है और भले ही क्या है जी बाह्य है, वो सारे का सारा शारीरिक पक्ष से संबंधित होगा। तो आपका स्नायु मंडल, तंत्रिका तंत्र शारीरिक विकास का हिस्सा है। मांसपेशियों में वृद्धि हो रही है, ये शारीरिक विकास है। एंडोक्राइन्स ग्लैंड, जिन्हें हम हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं, ये इसका हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ये जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये चारों पक्ष, तीनों पक्ष जो है ये शारीरिक विकास का हिस्सा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 144। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 145 अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है देखिए, इसने कहा कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए अप्लाइड चीजें हैं कि यदि आपको ये पता चल गया कि एक बच्चे का जो मानसिक विकास है या बच्चा किस प्रकार से उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप किस चीज की योजना नहीं बना सकते। देखिए आप पाठ्यक्रम की योजना बना सकते हो कि मुझे बच्चे को कितना पढ़ाना है, आप किस शिक्षण विधि का उपयोग करना है, ये भी आप आइडिया लगा सकते हैं। विषय वस्तु का चयन बच्चे की मेंटल या मानसिक योग्यताओं के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आप बच्चे के शारीरिक विकास का अंदाजा उसके मानसिक विकास के आधार पर नहीं लगा सकते, है ना। क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि यदि मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का इतना हुआ है तो इसका शारीरिक विकास भी इतना हुआ होगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि शारीरिक मानसिक विकास के आधार पर कभी भी बच्चे के शारीरिक विकास का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यही प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता, तो दोस्तों शारीरिक विकास की योजना बनाया जाना संभव नहीं है। यह था हमारा प्रश्न नंबर 145। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की ओर। क्या कहता है देखिए कि शारीरिक पक्ष के बारे में असत्य कथन की पहचान करो। पहला प्रश्न है कि शारीरिक पक्ष अन्य पक्षों का आधार है, बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि शुरुआत ही कौन से पक्ष के साथ होगी जी? शारीरिक पक्ष। अच्छा शारीरिक विकास तो अच्छा मानसिक विकास, अच्छा सामाजिक विकास, अच्छा संवेगात्मक विकास। तो शारीरिक पक्ष को अन्य सभी पक्षों का क्या माना गया है दोस्तों? आधार माना गया है। नंबर 2, इस पक्ष पर थकान और बीमारी का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा पक्ष थकान या बीमारी के द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो भी आपका आंसर होगा जी फिजिकल डेवलपमेंट। तीसरा देखिए, शारीरिक पक्ष का मानसिक पक्ष के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि शारीरिक विकास के साथ साथ ही बच्चे का मानसिक विकास होता है। यदि हमारा शारीरिक विकास कमजोर रह गया तो डेफिनेटली बच्चे के मानसिक विकास को भी वो हैम्पर करेगा। इसलिए शारीरिक विकास के साथ साथ में कौन सा विकास जो है वो चलेगा? तो मानसिक विकास और शारीरिक विकास में दोस्तों घनिष्ठ संबंध जो है वो माना गया है। प्रश्न नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 4, शारीरिक पक्ष के विकसित होने की गति जन्म से 12 वर्ष तक सबसे अधिक होती है। तो ये तथ्य है दोस्तों इसका गलत। ऐसा नहीं होता है। शारीरिक विकास है ना का जो चक्कर माना गया है मोस्टली, वो देखिए कि जन्म से 2 वर्ष तक ये माना गया कि जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति में पाई जाती है दोस्तों तीव्रता। सबसे तीव्र गति से जो शारीरिक विकास होता है वो माना गया है जन्म से 2 वर्ष में। क्योंकि मनोविज्ञान का मानना है कि जितना विकास जन्म के 2 वर्ष में होता है, जितनी तीव्र गति से, उतना शारीरिक विकास आने वाले 9-10 साल में भी नहीं होगा। यानी 3 से 12 वर्ष तक विकास की गति जो है वो पड़ जाती है दोस्तों मंद। कौन से विकास की? शारीरिक विकास की। इसके बाद इन्होंने कहा कि 13 से लेकर 15 वर्ष तक पुनः जो है शारीरिक विकास हो जाएगा जी तीव्र, पुनः आ जाएगी इसमें तीव्रता। लेकिन 16 वर्ष से लेकर अब 18 या 19 वर्ष तक शारीरिक विकास पुनः मंद पड़ना जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। ये होता है जी शारीरिक विकास की गति का एक डायग्राम, जिसे हम चक्कर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं जी? चक्कर कह सकते हैं कि जन्म से 2 वर्ष तक शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से होगा। आने वाले 3 से 12 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति मंद रहती है। 13 से 15 वर्ष तक शारीरिक विकास पुनः तीव्र गति से होगा। जबकि 16 से 18 वर्ष तक जो है गति पुनः क्या पड़ जाएगी जी? मंद पड़ जाएगी। इसलिए ये ऑप्शन हो गया दोस्तों गलत। जन्म से 12 वर्ष तक सबसे तेज गति से होगा तो ऐसा नहीं होता है। तो शारीरिक विकास के बारे में ये 3 बातें सही थी, लेकिन चौथी बात जो है वो दोस्तों हमारी थी जी गलत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की ओर। क्या कहता है देखिए, ये हमने कुछ फैक्ट उठाए हैं जो आपको क्रेम करने हैं, रट्टा मारने हैं, और हमने एक प्रश्न के थ्रू 5-7 चीजों को पढ़ने का प्रयास जो है वो यहां पर हम करेंगे। क्या कहता है देखिए, शारीरिक विकास के बारे में सत्य नहीं विकल्प की पहचान कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पौंड। कि जन्म के समय एक बालक का जो वजन होता है वो 17.15 पौंड होता है, जबकि एक बालिका का भार लगभग 13 पौंड के लगभग होता है। बिल्कुल सही तथ्य है, रट्टा मारेंगे जो है कि जन्म के समय बालक का वजन 7.15 पौंड, जबकि बालिका का 7.13 पौंड होता है। दूसरी बात करें कि जन्म के समय यदि एक लड़का पैदा हुआ तो उसकी लंबाई होगी 51.25 सेंटीमीटर, जबकि एक लड़की यदि पैदा हुई तो इसकी लंबाई होगी 50.75 सेंटीमीटर। तो ये तथ्य भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरी बात पर आते हैं। जन्म के समय एक नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 350 ग्राम होता है, जबकि किशोरा अवस्था के अंत तक मस्तिष्क का वजन जो है वो हो जाएगा 1260 से 1400 ग्राम। तो ये तथ्य भी दोस्तों सही है। चौथी बात पर आते हैं कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 206, जबकि किशोरा अवस्था में 270 होती है। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों 270। कितनी होती है? 270। जबकि किशोरा अवस्था में हड्डियों की संख्या रह जाती है जी 206। क्या रह जाएगी जी? हड्डियों की संख्या रह जाती है दोस्तों 206। यदि कभी आपसे औसत वजन पूछ लिया जाए ना,
क्या पूछा जाए जी कि जी औसत वजन कितना होता है? तो औसत वजन होता है दोस्तों 7 पौंड औसत वजन। और यदि कभी आपसे औसत लंबाई के बारे में भी पूछ लिया जाए तो आप आंसर दे दीजिएगा 19 से 22 इंच। औसत वजन पूछा जाए तो 7 पौंड है, और औसत लंबाई पूछी जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 19 से 22 इंच आपका आंसर होगा। लेकिन देखिए, मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है जन्म के समय, जो किशोरावस्था के अंत तक 1260 से 1400 ग्राम तक हो जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है, जो किशोरावस्था के अंत तक हो जाती है दोस्तों 206। और हड्डियां कम होने का जो कारण है उसको हम बोलते हैं अस्थिकरण। अस्थिकरण यानी ओसिफिकेशन जो है वो कहा जाता है। और ओसिफिकेशन के द्वारा, अस्थिकरण के द्वारा, अस्थिकरण के द्वारा हड्डियां जो है वो आपस में जुड़ जाती है। यानी जो शरीर की छोटी हड्डियां हैं वो छोटी हड्डियां बड़ी हड्डियों के साथ जो है जुड़कर उन हड्डियों को करती है मजबूत। इसलिए छोटी छोटी हड्डियां उम्र बढ़ने के साथ साथ गायब होती चली जाती है, और जन्म के समय जो संख्या 270 होती है वो किशोरा अवस्था के अंत तक अस्थिकरण के द्वारा 206 जो है वो दोस्तों हो जाती है ना। तो ये कुछ एक फैक्ट है साथ में हमने एक प्रश्न लिया है। तो ये था जी हमारा आज का 147वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 148 क्या कहता है, देखिए, बालक में दांत निर्माण की दृष्टि से, किस दृष्टि से पूछा है जी कि दांत निर्माण की दृष्टि से कौन सी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मानी जाती है? शैशव अवस्था, या बाल्यावस्था, किशोरा अवस्था, या उत्तर बाल्य अवस्था, है ना। तो देखिए, यदि आप दांत निर्माण के बारे में थोड़ी सी बात देखें तो जन्म के समय, यदि हम बात करें कि जन्म के समय दांतों की संख्या होती है दोस्तों शून्य। जन्म के समय दांतों की संख्या होती है शून्य। लेकिन आप याद रख सकते हैं कि दांत निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, ये गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। पीछे की क्लासेस देखेंगे उसमें ये बताया हुआ है कि प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है दांत निर्माण की गर्भावस्था से। दांत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी कहां से जी? गर्भावस्था से। फिर देखिए, ये माना जाता है कि 6 माह से, है ना, अस्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। अस्थायी दांत निकलना प्रारंभ लगभग 6 माह से अस्थायी दांत निकलना हो जाते हैं दोस्तों प्रारंभ। और इन अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो मानी गई है दोस्तों 20। कितनी जी? 20। और ये सारे के सारे अस्थायी दांत आ जाते हैं जी शेषवा अवस्था में। कभी ये पूछा जाए कि अस्थायी दांत कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, तो आंसर होगा जी शेषवा अवस्था के अंदर। फिर देखिए, है ना, एक इसके बाद में यदि कभी ये पूछा जाए कि स्थायी दांत कितने होते हैं, तो स्थायी दांतों की संख्या होती है दोस्तों 28। और ये स्थायी दांत आपके आते हैं बाल्यावस्था में। जो आज हमारे मुंह में दांत है ये बाल्यावस्था, और यदि दोनों ऑप्शन इकट्ठे हैं, बाल्यावस्था और उत्तर बाल्य अवस्था, तो हमें आंसर देना है जी उत्तर बाल्य अवस्था। लगभग 9-10 साल के बाद तक जो है ये दांत आते रहते हैं। और फिर एक शब्द होता है प्रज्ञा दंत। प्रज्ञा दंत जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं विजडम टीथ, जिनकी संख्या होती है दोस्तों 4। इनकी संख्या होती है 4, और ये निकलते हैं आपके किशोरा अवस्था में। इसलिए टोटल 32 दांत वो हो जाएंगे जी कौन सी अवस्था में? किशोरा अवस्था में। या हम यूं भी कहें कि दांत निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण, दांत निर्माण की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है दोस्तों कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। लेकिन स्थायी दांत या दांत निर्माण की जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्थायी दांत आते हैं बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था में, इसलिए उत्तर बाल्यावस्था को, यदि ऑप्शन में बाल्य और उत्तर दोनों है तब तो हमारा उत्तर आएगा उत्तर बाल्यावस्था। और यदि केवल एक ही है, वो चाहे बाल्य है और चाहे उत्तर बाल्य अवस्था है, तो आंसर देंगे जी उत्तर बाल्य अवस्था।
तो दांत निर्माण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ जो काल माना गया है वो माना गया है जी उत्तर बाल्य अवस्था। बाकी ये भी आप तथ्य याद रखेंगे, मैंने एक प्रश्न के द्वारा दांत निर्माण की कई चीजें जो है वो आपके साथ में शेयर की है। तो आप इसको, यदि लगता है कि थोड़ा धीरे कम समझ आ रहा है, चीजें तेज चल रही है, चूंकि हमारा पेपर अभी प्रपोज्ड है इसलिए हम चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी जो है वो ले रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको हाई स्पीड में करके एक दो बार देख लीजिएगा। बहुत सारी चीजें जो है वो दोस्तों आपकी इन प्रश्नों के थ्रू जो है वो क्लियर होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या कहता है देखिए अगला प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है कि जन्म के समय एक शिशु का सिर, एक शिशु के एक शिशु का सिर उसके संपूर्ण शरीर का कितने प्रतिशत होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब एक बच्चे का जन्म हुआ, इस समय इस बच्चे का जो सिर है वह इसके संपूर्ण शरीर का कितने प्रतिशत माना गया है। देखो प्रतिशत माना गया है, वैसे तो इसको हम बोलते हैं 1/4 भाग होता है, 1/4 भाग। और जब ये पूछा जाता है प्रतिशत में, तो 1/4 का उत्तर हो गया दोस्तों 25%। तो जो भी दोनों में से ऑप्शन में दिया हुआ है वो हमारा आंसर होगा। या तो संपूर्ण शरीर का होता है 1/4, संपूर्ण शरीर का होता है 1/4, और यह होता है दोस्तों कितना, 25%। तो अच्छा प्रश्न है। जन्म के समय हमारा सिर जो है ये संपूर्ण शरीर का दोस्तों 1/4 या 25% जो है वो माना गया है, जो किशोरा अवस्था के अंत तक जाते जाते 1/8 हो जाता है। यदि आप इसके साथ एक तथ्य और जोड़ें तो किशोरा अवस्था के अंत तक, कहा जी, किशोरा अवस्था के अंत तक ये हो जाता है दोस्तों 1/8। तो जन्म के समय कितना होता है जी, 1/4 होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 149। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है देखिए कि किशोरा अवस्था में, क्वेश्चन कहता है कि किशोरा अवस्था में शिशु की मांसपेशियों का भार, मांसपेशियों का वजन उसके संपूर्ण शरीर का कितने प्रतिशत होता है। दो आंकड़े यहां पर आपको याद रखने, देखिए जब एक बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय बच्चे का जितना भी वजन है ना, उसमें 23% वजन जो है वो होता है दोस्तों बच्चे की मांसपेशियों का। किसका वजन होता है जी, मांसपेशियों का वजन होता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि किशोरावस्था में, तो ये वजन हो जाता है 45%। प्रश्न आया हुआ है पेपर में, जन्म के समय कितना होता है, कुल शरीर का 23% वजन जो है वो मांसपेशियों का होगा। लेकिन किशोरावस्था तक आते आते ये हमारी, आज यदि हम बात करें मोटे तौर पर, तो हमारा जो वजन है ये हमारे कुल शरीर का जो मांसपेशियों का वजन है वो वजन है दोस्तों कितना जी, 45%। तो इसने पूछा है कि किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था का आंसर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कि किशोरावस्था में हमारे कुल शरीर का जो वजन है इनमें से 45% वजन जो है वो दोस्तों हमारी मांसपेशियों का होता है, जबकि 23% ये जो वजन है ये होता है जन्म के समय। ये होता है जी कब, जन्म के समय होता है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या कहता है देखिए, सीढ़ियां चढ़ना। क्या चढ़ना जी, सीढ़ियां चढ़ना किस प्रकार की क्रिया है। किस प्रकार की क्रिया है मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम विकास की बात करते हैं ना, और खास तौर से हम बात करते हैं शारीरिक विकास की, किसकी बात करते हैं जी, शारीरिक विकास की, तो इस विकास को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो बांटते हैं जी हम अंगीय विकास में, मतलब अंगों का विकास, लंबाई चौड़ाई भार है ना, मस्तिष्क का वजन वो आता है। और दूसरा विकास आता है देखिए दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मांसपेशियों का विकास। किस क्या बोलते हैं जी, मांसपेशियों का विकास। इसको हम गतिज या गामक विकास भी कह सकते हैं। और जब हम मांसपेशियों की बात करते हैं तो हमारे शरीर में दो प्रकार की मांसपेशियां होती है। एक होती है देखिए स्थूल मांसपेशी, स्थूल मांसपेशियां जिसे हम बोलते हैं शरीर की बड़ी मांसपेशियां। और एक होती है दोस्तों सूक्ष्म मांसपेशियां, सूक्ष्म
मांसपेशियां, जो हमारे शरीर की छोटी मांसपेशियां होती है। स्थूल का मतलब शरीर की बड़ी मांसपेशियां, जैसे हमने कहा जी धड़, जैसे हमने कहा जी पैर, जैसे हो सकते हैं जी जांग, जैसे हो सकते हैं घुटने, या जैसे हो सकता है जी हाथ। सूक्ष्म के अंदर जैसे आंख हो गई, जैसे अंगुलियां हो गई, है ना, जैसे कलाइयां हो गई इत्यादि। ये है जी हमारे शरीर की सूक्ष्म मांसपेशी। देखिए क्रिया का मतलब आपको इतना समझना है कि यदि कोई भी काम हो रहा है और उस काम में यदि शरीर की ये वाली मांसपेशियां काम कर रही है ना, तब तो वो है जी आपका स्थूल क्रिया, यानी स्थूल मांसपेशियों का हिस्सा। और यदि उस काम में चीजें काम कर रही है, सूक्ष्म मांसपेशियां, आंख का यूज हो रहा है, उंगली यूज हो रही है, कलाई यूज हो रही है, तो है जी वो आपकी सूक्ष्म मांसपेशियों का हिस्सा। अब प्रश्न इसने किया कि सीढ़ियां चढ़ना, देखिए, और सीढ़ियां चढ़ने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा अपने पैरों का। और पैर जो है ये आपकी स्थूल मांसपेशी है। दौड़ना, नृत्य करना, सीढ़ियों पर चढ़ना, साइकिल चलाना, है ना, कैच पकड़ना, बॉल फेंकना, ये सारी जो एक्टिविटी है ये आपकी स्थूल होती है। लेकिन सूक्ष्म के अंदर जैसे खाना खाना, है ना, खाना खाने के लिए हम उंगलियों का यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि पढ़ना, पढ़ने के लिए आंखों का यूज होता है। टाई बांधना, बटन लगाना, अखबार की कटिंग काटना, है ना, ये सामान्यतः कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी है जिनके अंदर स्थूल मांसपेशियों का प्रयोग होता है। तो कई बार रीट ऐसे प्रश्न को पूछ लेता है। आप याद रखिए, कोई भी कार्य है यदि हो रहा है जी स्थूल मांसपेशियों से, तो वो आपका कहलाएगा स्थूल एक्टिविटी। और यदि हो रहा है सूक्ष्म मांसपेशियों से, तो वो आपका कहलाएगा जी सूक्ष्म मांसपेशियां या सूक्ष्म क्रिया। अब सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हमने प्रयोग किया दोस्तों पैरों का, तो पैर सूक्ष्म में नहीं आते हैं, तो पैर किस में आएंगे जी, पैर आएंगे स्थूल में। ये किस प्रकार की एक्टिविटी होगी जी, ये हो गई दोस्तों स्थूल एक्टिविटी, यानी स्थूल मांसपेशियों का हिस्सा है। और सीधा भी कभी आ जाए, शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियों का विकास होता है, तो दो प्रकार की, सूक्ष्म और स्थूल मांसपेशी। लेकिन आप एक्टिविटी के रूप में भी विशेष तौर से इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। मानसिक विकास या उसका जो अगला हिस्सा है संज्ञानात्मक विकास, इसका मतलब होता है व्यापक व स्थायी ज्ञान। क्या जी, व्यापक व जब हमारा ज्ञान व्यापक हो जाता है, जब हमारा ज्ञान स्थायी हो जाता है, तो उसी को ही कहा जाता है जी संज्ञानात्मक विकास। हमने जीन प्याजे को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पढ़ा, जेरोम ब्रूनर को पढ़ा और वाइगोत्स्की को भी पढ़ा। और उन्होंने यही बताया कि एक बालक का ज्ञान किस प्रकार से स्थायी होता है। तो याद रखिए, कभी पूछ लिया जाए कि संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है, तो ये आपका व्यापक और क्या होता है जी, स्थायी ज्ञान होता है। ये कभी भी शारीरिक विकास से इसका कोई संबंध नहीं है। बौद्धिक विकास से संबंध इसका होता है, लेकिन यहाँ देखिए अस्थायी नहीं होता। यदि एक था व्यापक एवं स्थायी बौद्धिक विकास, तो उत्तर ये भी बन जाता और उत्तर ये भी बन जाता, जो गलत हो जाता। फिर दो ऑप्शन बनते इसके। यदि ये कहता कि व्यापक एवं स्थायी बौद्धिक विकास, तो ये हो सकता था, है ना। और संज्ञानात्मक विकास एक प्रकार का बौद्धिक विकास ही होता है। सीधा होता है जी व्यापक और स्थायी विकास। किस प्रकार का विकास, मानसिक या बौद्धिक विकास। तो याद रखेंगे, व्यापक और स्थायी ज्ञान का विकास होना ही अपने आप में क्या है जी, संज्ञानात्मक विकास है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्या कहता है, देखिए अब एक शब्द है कॉग्निशन, कि संज्ञान का अर्थ क्या होता है। संज्ञान के अंदर शब्द है जी ज्ञान, कि हम ज्ञान कैसे ग्रहण करते हैं। ज्ञान ग्रहण करने के लिए दो चीजों का प्रयोग होता है। एक तो ज्ञान ग्रहण करते हैं कार्यों के माध्यम से, और दूसरा प्रयोग होता है दोस्तों उसमें भाषा का। कार्य और भाषा के माध्यम से हम इस संसार में छुपे हुआ जो ज्ञान है उसको क्या करते हैं जी, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उत्तर हो जाएगा नंबर एक, कि कर्म यानी कार्य वह भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना ही क्या कहलाता है जी, संज्ञान कहलाता है। क्या कहलाएगा जी, संज्ञान कहलाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154 की ओर। क्या कहता है, देखिए संज्ञान से क्या तात्पर्य है। सीधा कभी पूछ लिया जाए, है ना, कि संज्ञान से तात्पर्य क्या है, या संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो हमें जानने के लिए क्या करती है दोस्तों, तैयार करती है।
संज्ञान हम कैसे, जैसे पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि संज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो हमने क्या कहा, संज्ञान का अर्थ है कार्य, और एक प्रकार से कार्य, और दूसरा हमने कहा कि जैसे कार्य ले लिया एक तो हमने, और एक हमने जो है वो चर्चा की दोस्तों भाषा, सॉरी कार्य और भाषा के माध्यम से हम हमारे संज्ञान में करते हैं वृद्धि, हमारा ज्ञान करते हैं स्थायी और ज्ञान करते हैं व्यापक। लेकिन प्रश्न आए कई संज्ञान में करते क्या है हम, तो संज्ञान के अंदर दोस्तों हम जानने को तैयार होते हैं। अच्छा प्रश्न है। संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो हमें जानने को क्या करती है जी, तैयार करती है। वो प्रक्रिया में जानने को क्या करती है दोस्तों, तैयार करती है। तो दोनों हमें संज्ञान से संबंधित प्रश्न जो है उनको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न आया जी, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो मेरी इस लाइन को याद रखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास में वो सारी चीजें आती है जिनका संबंध केवल और केवल हमारे मस्तिष्क के साथ में होता है, यानी जिनके लिए हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो नहीं करते हैं, और वो सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर चलती है। जैसे सोचना, समझना, तर्क करना, चिंतन करना, अधिगम करना, है ना, प्रत्यक्षण करना, स्मरण करना, सामान्यकरण करना, वर्गीकरण करना। तो संज्ञान का मतलब कभी पूछ लिया जाए ऐसा प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास में कौन सी प्रक्रियाएं होती है, तो वो प्रक्रियाएं जो हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है, जिनको करते समय हमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी का यूज जो है वो नहीं करना पड़ता। जैसे देखिए चिंतन, चिंतन करने के लिए हमें हमारी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। प्रत्यक्षण, किसी चीज को ध्यान से देखने के लिए, उसको समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग होता है। समृद्धि के लिए हमें बुद्धि चाहिए, लेकिन परिपक्वता जो है ये शरीर से संबंधित होती है। परिपक्वता का संबंध जो होता है दोस्तों, ये एक शारीरिक प्रक्रिया है और इसका संबंध होता है शरीर के साथ में। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया में आपका चिंतन भी आएगा, प्रत्यक्षण भी आएगा और समृद्धि भी आएगी। क्या नहीं आएगा, तो परिपक्वता जो है वो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, तो किस प्रकार ये कथन किस विकास से संबंधित है ना, मानसिक विकास से संबंधित है, शारीरिक विकास से संबंधित है, ध्यान का विकास करना है, या भाषा विकास से संबंधित है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है जी मानसिक विकास। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा जी, मानसिक विकास होगा। आप यूं समझ लीजिएगा कि जब हमारा मानसिक विकास प्रारंभ होता है, क्या होता है जी, तो यहाँ पर तीन चीजें आती है। सबसे पहले आती है जी संवेदना। क्या आती है, संवेदना से डेवलप होगा प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन, और इसके बाद में आएगा जी संप्रत्यय निर्माण। क्यों चलता है देखिए, है ना। सबसे पहले आपकी संवेदना जिन्हें हम सेंसेशन बोलते हैं, उसके बाद प्रत्यक्षीकरण, और उसके बाद में संप्रत्यय का निर्माण जो है वो प्रारंभ हो जाता है। संवेदना यानी इसको हम सीधा सा बोलते हैं कि दुनिया में आने के बाद जो पहली अनुभूति हमें हुई, या इंद्रियों के माध्यम से हमने जब भी किसी चीज को जानने का प्रयास करना चाहा, या यूं मान लीजिएगा इस दुनिया में आने के बाद जब हमने सबसे पहले किसी चीज को देखा, उसको सूंघा, उसको टच किया, और उसके माध्यम से जो उत्तेजना हमें प्राप्त हुई, वो उत्तेजना ही अपने आप में थी जी संवेदना। वो क्या थी जी, संवेदना थी। और जब हमने संवेदना को अर्थ देने की कोशिश करी, मैं आपसे ये कहूं, जब हमने ये पता लगाने की कोशिश करी कि जिस आवाज को देखकर दोस्तों मैं चौंका था, आखिर वो आवाज आ कहां से रही है, तो जब आप संवेदना को अर्थ देने की कोशिश करते हैं तो वो आपका कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। और प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही एक व्यक्ति क्या करता है जी, एक व्यक्ति करता है ज्ञान में वृद्धि। क्या करता है जी, और जब ज्ञान हमारा विस्तारित हो जाता है तो हम उस ज्ञान को फोल्डर देना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब उनके सामान्य गुण, है ना, सामान्य विशेषताओं के आधार पर या तो हम उनको एक ग्रुप में डाल देंगे, और या उनको अलग अलग ग्रुप में डालना जो है वो प्रारंभ कर देंगे। मतलब या तो सामान्यकरण होगा और या वर्गीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जो संप्रत्यय निर्माण का होता है दोस्तों आधार। तो मानसिक विकास ये तीन चरणों में चलता है। सबसे पहले संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और संप्रत्ययों का निर्माण। तो ये बात आई कि संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, और ये बात गई थी दोस्तों विलियम जेम्स ने। आपसे पूछा जा सकता है
कि ज्ञान की प्रथम सीढ़ी क्या होती है? संवेदना होती है। किस प्रकार के ज्ञान की प्रथम सीढ़ी संवेदना है? तो मानसिक विकास की। और ज्ञान की प्रथम सीढ़ी संवेदना है, ये बात कही किसने? तो दोस्तों ये बात कही जी विलियम जेम्स ने। करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अच्छा प्रश्न है, देखिए क्या कहा इस प्रश्न ने कि पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है या होती है ना? तो यदि लास्ट प्रश्न को आप ध्यान से सुनेंगे तो हमने एक लाइन आपको बताई कि जो संवेदना है, जो ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, उसको जब हम प्रदान करेंगे तो वो आपका बन जाएगा दोस्तों प्रत्यक्षीकरण, है ना? कि संवेदना को जब हमने क्या देने की कोशिश करी जी? अर्थ देने की कोशिश की, तो वो आपका क्या बन गया जी? वो बन गया दोस्तों आपका प्रत्यक्षीकरण। और याद रखिए संवेदना है, इसका मतलब पूरा अनुभव है। संवेदना, है ना? यानी आप इसको थोड़ा सा सिंपल वे में यूं समझ सकते हैं कि जब हमने पहली बार किसी आवाज को सुना ना, तो वो आवाज थी हमारे लिए संवेदना। लेकिन उस आवाज को जब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बार हम सुन रहे हैं ना, तो अब वो संवेदना नहीं रहेगी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, और वो संवेदना धीरे धीरे जो है जब अर्थ प्रकट करने की, अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका प्रत्यक्षीकरण जो है वो दोस्तों बन जाएगा। तो प्रत्यक्षीकरण पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है, क्योंकि उसमें संवेदना होती है, और प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही हम हमारे ज्ञान में दोस्तों क्या करते हैं जी? वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है, तो पूर्व अनुभवों पर दोस्तों आधारित होगा जी क्या? प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है जी? प्रत्यक्षीकरण आधारित होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की ओर। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है ना? 10 से 15 वर्ष में, 15 से 20 वर्ष में, 20 से 25 वर्ष में, और 5 से 10 वर्ष में। तो इसका जो आपको आंसर याद रखना है, वो याद रखना है दोस्तों 15 से 20 वर्ष। कि मानसिक विकास अपने चरम पर पहुंच जाएगा 15 से 20 वर्ष में। और ये बात जिस विद्वान ने बताई उसका नाम था वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार एक बालक का मानसिक विकास, है ना, 15 से 20 वर्ष की आयु में अपने चरम पर जो है वो दोस्तों पहुंच जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। कि शिशु अपनी माँ को भली भांति पहचानने लगता है। एक शिशु अपनी माँ को किस आयु के अंदर पहचानने लग जाएगा?